नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से है। एडीए के एक सीनियर जेट इंजीनियर या डिजाइनर की तरफ से बात अभी कंफर्म किया गया कि अभी तेजस मार्क 1 तेजस मार्क 2 और एमका जैसे फाइटर जेट्स में एक मॉड्यूलर और अपग्रेडेबल सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम को अडॉप्ट करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि मोबाइल फोन के इकोसिस्टम से इंस्पायर होकर अडॉप्ट करने की प्लानिंग की गई है। अभी तक ट्रेडिशनल फाइटर जेट में सॉफ्टवेयर अपडेट काफी कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ करते थे, लेकिन इस नए आर्किटेक्चर की मदद से एयरक्राफ्ट को रेगुलर बेसिस पर ओवर द टाइम अपडेट मिलने वाला है, जिस तरीके से मोबाइल फोन में अपडेट आते रहते हैं। इसका मतलब ये कि नए मिशन फीचर, इंप्रूव्ड एल्गोरिथम और लेटेस्ट सेंसर या वेपन इंटीग्रेशन बिना मेजर रीडिजाइन के ही किया जा सकता है। एडी की तरफ से ये बात भी बताया गया कि ये सिस्टम यूजर ड्रिवन सिस्टम होने वाला है और सबसे खास बात ये कि अभी इंडियन एयरफोर्स खुद भी कुछ माइनर सॉफ्टवेयर अपडेट को इंप्लीमेंट कर सकता है और इसके लिए एडी या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर पर कंप्लीटली डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसका मतलब ये कि अगर इंडियन एयरफोर्स को किसी मिशन स्पेसिफिक पैरामीटर को ट्विक करना होता है या कोई नया इंडिजिनस वेपन को इसमें इंटीग्रेट करना होता है, जैसे कि अस्त्र मार्क 3 हो जाए या ब्रह्मोस एनजी हो जाए, तो वो डायरेक्टली मिशन कंप्यूटर में डाटा अपडेट कर सकते हैं। ये मॉड्यूलर सिस्टम ना केवल डिज़ाइन को फ्लेक्सिबल बनाने वाला है, बल्कि अपग्रेडेशन टाइमलाइन को काफ़ी हद तक रिड्यूस करने वाला है, जिससे एयरक्राफ्ट हमेशा ऑपरेशनल कंडीशन में रहने वाले हैं और इनका डाउन टाइम काफ़ी कम होने वाला है। यह अप्रोच ग्लोबली F-35 जेट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जहां ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर की मदद से हर 6 महीने में इनको अपडेट किया जाता है या नए अपडेट दिए जाते हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का मॉडल यहाँ पे थोड़ा और बेहतर होने वाला है, क्योंकि इसमें HAL, ADA, टाटा एडवांस सिस्टम और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनी एक साथ मिलकर एक्टिव रोल को प्ले करने वाला है, जिससे इकोसिस्टम कंप्लीटली इंडिजिनस और इंटरऑपरेबल बना रहने वाला है। एडी का कहना है कि कुल मिलाकर ये मॉड्यूलर अप्रोच इंश्योर करेगा कि तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 और एमका जैसे एयरक्राफ्ट कमिंग डेकेड तक रिलेवेंट बने रहने वाले और बैटल रेडी कंडीशन में रहने वाले और आगे चल के AI, डायरेक्ट एनर्जी वेपन जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी को भी इनमें आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकेगा। अगला अपडेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है और डिफेंस अपडेट की सेक्टर में मेरा सबसे फेवरेट अपडेट है, क्योंकि ये लॉरा मिसाइल के बारे में है। दोस्तों, एरो इंडिया 2025 के दौरान इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि IAI की तरफ से अपना एक कटिंग एज मिसाइल सिस्टम को शोकेस किया गया था, जिसका नाम एयर लॉन्च्ड लॉरा मिसाइल था और अभी इस मिसाइल को ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी को भी ऑफर किया जा रहा है। खास तौर पर अभी इस मिसाइल को इंडियन नेवी के पीएटाई मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। अभी तक लॉरा मिसाइल एक ग्राउंड लॉन्च टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के रूप में जाना जाता था, लेकिन अभी इसका एयर लॉन्च वेरिएंट 400 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस से स्टैंड अप स्ट्राइक करने के साथ साथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है। ये कैपेबिलिटी इंडियन आर्म फोर्सेस के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के लिए एक मेजर गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है। वैसे सेम सेगमेंट में हमारे पास रुद्रम सीरीज के मिसाइल भी मौजूद होने वाले, लेकिन लॉरा मिसाइल की बात ही कुछ अलग होने वाली, जिसको फायर करने के बाद हम टेक्निकली मीडिया में बात बोल सकते हैं कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लॉरा फेंक के मारा गया है या लॉरा से हमला किया गया या पाकिस्तान पे लॉरा लगा दिया गया। तो हमला करने से ज़्यादा इसे बोलने में ज़्यादा मजा आने वाला है। अब लॉरा मिसाइल की खास बात यह कि इसका लेंथ करीब 5.2 मीटर और इसका डायमीटर 624 mm के आसपास की, यानी कि अगर हमने इससे पाकिस्तान या चाइना पर हमला किया तो इतना लंबा और मोटा लॉरा पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखा होगा। चाइना को तो भूल ही जाओ, वो वैसे भी नहीं देखे होंगे। इसके अलावा इसमें 570 kg का हाई एक्सप्लोजिव बमलेट और पेनिट्रेटर वॉरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि अगर इसको पाकिस्तान के ऊपर फेंक के मारा गया तो ये पहले अंदर घुसेगा, फिर फटेगा और उसके बाद चिथड़े उड़ा देगा। तो ये किसी भी हाई वैल्यू टारगेट के लिए कितना खतरनाक होने वाला आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि अगर दुश्मन की किसी भी बंकर को टारगेट करना है, बिल्डिंग को टारगेट करना है या एमुनेशन डंप या फ्यूल डंप को टारगेट करना है, तो सभी रोल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और खास बात यह भी है कि इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से अब लॉरा मिसाइल को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए भी बातचीत किया जा रहा है। अगर ये डील आगे बढ़ता है तो एयर लॉरा का प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स फिलहाल इस मिसाइल को अपने फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि रफाल या फिर Su-30 MK में इस्तेमाल करने के लिए इवैल्यूएट कर रही है। वहीं पर इंडियन नेवी की तरफ से अभी इस मिसाइल को अपने P-8I एयरक्राफ्ट की फ्लीट के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे उनको लैंड बेस्ड हाई वैल्यू टारगेट या दुश्मन की वॉरशिप को स्टैंड अप रेंज से डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी मिलने वाली है। अगला अपडेट हनीवेल की
TPE-33110 टर्बोप्रॉप इंजन की तरफ से। और ये एक ऐसा इंजन हो चुका है जो कि भारत के एविएशन इकोसिस्टम में एक डिपेंडेबल बैकबोन की तरह एस्टेब्लिश हो चुका है, यानी कि इसके बिना आगे चल के भारत को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हनीवेल का ये सिंगल शाफ्ट टर्बोप्रॉप इंजन जिसमें इंटीग्रेटेड गियरबॉक्स भी मौजूद होता है, पहले गैरेट कंपनी की तरफ से डेवलप किया गया था, जो कि बाद में हनीवेल एरोस्पेस का हिस्सा बन गया था। अभी अगर इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल डोनॉट 228 एयरक्राफ्ट की फ्लीट में करना स्टार्ट किया गया था। ये एयरक्राफ्ट भारत में काफी सालों से सर्वेलेंस, पेट्रोल या ट्रांसपोर्ट मिशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसमें TP-331 10GP12JR वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसकी रिलायबिलिटी और खराब कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए जाना जाता है। और भारत की अलग अलग तरह के टेरेन और क्लाइमेट कंडीशन में कई सालों से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर इस इंजन को एक और मेजर माइलस्टोन तब मिला जब HAL की तरफ से STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट में इसको इस्तेमाल करने के लिए सिलेक्ट किया गया था। STD-40 जो कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोर ट्रेनर बनने वाला, उसमें भी TP-33110 सीरीज की इंजन का इस्तेमाल किया था, जो कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी था क्योंकि ये इंजन ना केवल रिलायबल है बल्कि इसका मेंटेनेंस भी काफी आसान होता है और इसका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी काफी अच्छा पाया गया था। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट अभी AD की तरफ से सामने आ रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब ये बात कंफर्म किया जा रहा है कि वो अभी आगे चल के डेवलप करने वाले 2 नए हेल यूएवी प्रोग्राम में भी सेम इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला कर रहे हैं। हेल क्लास की यूएवी के बारे में बात करें तो ये हाई एल्टीट्यूड पर लॉन्ग ड्यूरेशन सर्वेलेंस और रिकॉनेंस मिशन के लिए डिजाइन किए जाने वाले हैं और ऐसे मिशन के लिए TP-331-10 इंजन का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड काफी जरूरी बन चुका है, क्योंकि कुल मिलाकर इस इंजन का मॉड्यूलर डिजाइन, इंडियन कंडीशन में इसकी कॉम्पैटिबिलिटी और पहले से ही एस्टेब्लिश सपोर्ट इकोसिस्टम की वजह से ये मैन्ड और अनमैन्ड दोनों प्लेटफॉर्म के लिए एक ट्रस्टेड चॉइस बन चुका है। लेकिन एक तरीके से हमारी एरोस्पेस की इकोसिस्टम अभी इस इंजन के ऊपर काफी डिपेंडेंट भी होने वाला है, क्योंकि आगे चल के अगर इसकी सप्लाई चेन को लेकर हमें कोई दिक्कत का सामना फेस करना पड़ा तो हमारे काफी सारे एयरक्राफ्ट और ड्रोन इसमें अफेक्टेड होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की यूएवी प्रोग्राम की तरफ से। दोस्तों अभी हाल ही में ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रूवल दिया गया था, जिसके तहत 87 मेल कैटेगरी ड्रोन को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया है। अभी तक जो प्लान सामने आई है उसके मुताबिक इन यूएवीज को एक्वायर करने के लिए अभी जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या RFP को इशू किया जाएगा, इसमें भारत के टॉप डिफेंस फर्म्स के साथ साथ ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी कम्पीट करने वाले हैं। इंटरनेशनल प्लेयर जैसे कि जनरल एटॉमिक, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और यूरोड्रोन कंसोर्टियम के साथ साथ इस टेंडर में अभी इंडियन कंपनी जैसे कि HAL, टाटा एडवांस सिस्टम, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड, अदानी एलवीडी सिस्टम जैसे और भी कुछ इंडियन कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि पूरा टेंडर IDDM कैटेगरी के अंदर आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, यानी कि इसमें खरीदे जाने वाले ड्रोन्स को इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलपर, मैन्युफैक्चर किया जाने वाला। लेकिन अभी इसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी भी सामने आ रही है, क्योंकि कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब टेंडर को IDDM कैटेगरी के अंदर आगे बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है तो फिर फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को कम्पीट करने का मौका क्यों दिया जा रहा है, और ऐसा करने से हमारी आत्मनिर्भर भारत के विजन को डाइल्यूट करने वाला है। अगर ये फर्म सिर्फ एयरफ्रेम या यूवीज की असेंबली भारत में करने लगेंगे, लेकिन कोर सिस्टम जैसे कि सेंसर हो गया, फ्लाइट सॉफ्टवेयर हो गया या फिर इंजन्स को बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तो इसे असली रिसर्च और डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन भारत में नहीं हो पाएगा। अभी DRDO की तरफ से डेवलप किए गए तापस ड्रोन को रिसेंटली आर्म्ड फोर्सेस को ट्रायल के लिए हैंडओवर किया गया है। साथ ही भारत फौज का M4 UAV, आइडिया फौज, न्यू स्पेस एरोस्पेस, एब्सोल्यूट कंपोजिट जैसे और भी कई इंडियन स्टार्टअप कंपनी मौजूद हैं जो कि टैक्टिकल UAV के सेक्टर में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इनको मौका दिए बिना अगर फॉरेन कंपनी को मौका दिया गया तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये फॉरेन कंपनी हमारे लोकल प्लेयर को डोमिनेट करने लगेंगे तो हमारे इंडियन फर्म यहाँ पे सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्टर बन के रह जाएंगे। वहीं पर डिफेंस मिनिस्ट्री का यह भी कहना है कि फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को अलाउ करने का जो मेन मकसद है वो कॉम्बैट रेडी ड्रोन को एक्वायर करने के लिए किया जा रहा है, जो पहले से ही बैटल प्रूवन सिस्टम हो, जिनके पास एडवांस ISR सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड और स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद हो। और इसी पॉइंट पे आके सारे इंडिजिनस सिस्टम की डेवलपमेंट बेकार होने वाला है, क्योंकि आज तक कोई भी इंडिजिनस UAV को इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट नहीं किया गया, और जो भी डेवलप किए जा रहे हैं उनको अगर बैटल प्रूवन सिस्टम ना होने का कारण देकर इंडक्ट नहीं किया जाएगा तो ये कभी बैटल प्रूवन नहीं बन पाएंगे, जो कि डायरेक्टली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव या आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला है।
अगला अपडेट सीवीआरडी की तरफ से। डीआरडीओ के अंदर काम करने वाली कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि सीवीआरडी की तरफ से ऑफिशियली बात अनाउंस किया गया कि वो 600 एचपी से लेके 1500 एचपी तक हॉर्स पावर वाले फुली इंडिजिनस इंजन को डेवलप करने वाले, जिनका इंडक्शन इंडियन आर्म फोर्सेस में 2030 के बाद स्टार्ट करने का टारगेट रखा गया है। ये डेवलपमेंट भारत के सेल्फ रिलायंस गोल के लिए एक मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है। खासकर कॉम्बैट व्हीकल के पावर पैक के सेगमेंट में इसको मेजर बूस्ट माना जा सकता है। अभी 600 एचपी इंजन को जो कि अशोक लेलैंड के कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया था, उसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग फेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और अभी इसकी ड्यूरेबिलिटी ट्रायल चल रहे हैं। ये इंजन मेनली लाइट आर्मर्ड व्हीकल और रिकॉनेंस प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, जिससे कि ये प्लेटफॉर्म की मोबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी एनहांस हो पाएगा। लेकिन सीवीआरडी का विजन सिर्फ 600 एचपी स्टैंडर्ड के इंजन को डेवलप करने तक सीमित नहीं है, क्योंकि अभी वो 1200 एचपी से लेके 1500 एचपी तक के हाई पावर इंजन को डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल से लेके नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को भी पावर कर पाएंगे। ये आगे चल के हमारे फ्यूचर मेन बैटल टैंक के लिए काफी क्रूशियल होने वाला है। इससे भारत को एक मेजर स्ट्रेटेजिक एज मिलने वाला है, क्योंकि आज भी हमारे T-72 टैंक्स और T-90 जैसे टैंक्स में इंपोर्टेड इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कॉस्ट, सप्लाई चेन और मेंटेनेंस इशू काफी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। और इंडिजिनस इंजन की डेवलपमेंट से ये डिपेंडेंसी कम होने की उम्मीद किया जा रहा है और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी और लॉजिस्टिक में भी आसानी होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।